हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक ब्रेक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं कि सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी, कि उन्होंने ऐसे कौन से सुधार किए जिसके कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन होने की कतार पर हो गया और सोवियत संघ का विघटन ही हो गया। तो उन्होंने ऐसे कौन से सुधार करे जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों की आकांक्षाएँ और भी बढ़ती गईं। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, यानी मिखाइल गोर्बाचेव कौन सी व्यवस्था को सुधारना चाहते थे? जो यूएसएसआर में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था, और क्या हुआ कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, एक ही पार्टी का शासन था, कोई अन्य पार्टी का कोई शासन नहीं था। लोग क्या है, अपने को घुटन सा महसूस करने लग गए थे। और क्या था, जो पश्चिमी जो देश थे उनकी वस्तुओं में बढ़ोतरी हो रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरती जा रही थी, और यूएसएसआर की क्या थी, अर्थव्यवस्था डिगडमाती जा रही थी। यानी क्या, उसकी व्यवस्था को एक तरीका का बहुत ही क्या हो रहा था, नीचा स्तर होती जा रही थी। ठीक है, उसको सुधारने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि सुधार बहुत ज़रूरी है अब इस समय। ठीक है, तो उन्होंने क्या 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, 1980 के दशक में वो क्या बने थे, महासचिव बने। यानी ये बने थे 1985 में। ठीक, ये महासचिव बने। और पश्चिमी के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। जो पश्चिमी जो देश थे उसमें क्या हो रही थी, सूचना और प्रौद्योगिकी क्या थी, क्रांति हो रही थी। जो पूंजीवादी जो देश थे उसमें क्या थे, जो सूचना और प्रौद्योगिकी यानी अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में क्या होती है, एक तरीके की क्रांति हो रही थी। बहुत ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ती जा रही थी और सोवियत संघ को इसके बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गई थी। अब मिखाइल गोर्बाचेव सोचने लगे कि अब ये सुधार जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था और ही खराब होती चली जाएगी। गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने के लिए और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। अब वो सोचने लगे कि जब तक हम पश्चिमी देशों की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने शासन को नहीं ढालेंगे, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, डगडगाती जाएगी। क्योंकि हमारे जो नीतियाँ हैं, हमारे जो रूल्स हैं, वो क्या है, हमारे लिए ही घातक बनते जा रहे हैं। और हमारा जो पैसा अधिकतर किसमें, हथियारों में खर्च होता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि जो पश्चिमी देश हैं, जो पूंजीवादी जो देश हैं, उनसे क्या है, संबंध बनाओ अच्छे, और लोकतंत्र व्यवस्था को एक रूप दो। ठीक है, पूरी तरह मत मानो तो उसका कुछ रूप दो। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या, ये व्यवस्था सुधारना चाहा। इसके फैसले कुछ ऐसी परिणतियाँ रहीं कि जिसके कोई अंदाजा नहीं रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा सुधार करने से कि यूएसएसआर में इतना बदलाव हो जाएगा। और पूर्व यूरोप के देशों के सोवियत खेमे के हिस्से थे। ठीक है, पूर्व यूरोप में पूर्व यूरोप के देश सोवियत संघ के खेमे थे। ठीक है, जो आपको बताया मैंने अगली वीडियो में। और देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत के नियंत्रण का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो पूर्वी यूरोप जो थे, जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने क्या, यूएसएसआर की सरकार का क्या करा, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और गोर्बाचेव के शासक रहती सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों को इस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता था। अगर यूएसएसआर की सरकार या उसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर कोई अगर वो करता, जवाबदेही उससे मांगता, या उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करता, या कोई अन्य कोई गतिविधि करता, तो उसको उसकी तरह ही उसको जवाब मिल जाता था। मगर अब क्या, जब से मिखाइल गोर्बाचेव शासन में थे तो उन्होंने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। और वो जो पूर्वी यूरोप की जो जनता थी, उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और उसका विरोध करने लग गई। ठीक है, और यूएसएसआर की सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। ठीक है, और पूर्व यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती गई। जैसे जैसे उसका विरोध ऊंचा होता गया, जैसे जैसे उसकी लोगों ने ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या था, यूएसएसआर की सरकारें, वहाँ पर साम्यवादी सरकारें क्या है, गिरती गईं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता गया। भाई जैसे पूर्व यूरोप में ऐसा संकट क्यों गहराता गया, क्योंकि वो वहाँ पर कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं था। और वो क्या, अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएं। तो जैसे जैसे बाहर होता गया, जैसे जैसे फिर वो घर में भी होने लग गया। यानी यूएसएसआर के और जो राज्य थे, जो यूएसएसआर के 15 गणराज्यों को, जो इधर वाला जो क्षेत्र था पूर्व वाला, उसमें भी ये गतिविधि होने लग गई। ठीक है, इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। ठीक है, और ज़्यादा उसमें क्या है,
विघटन की गति और तेज हो गई। गोरबच्चे ने इस देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। जैसे ही मिखाइल गोबर्ची ने आर्थिक राजनीतिक सुधार किए, ठीक है, लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई है, लोकतंत्र को अपनाना चाहा, और इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। यानी उनके नेताओं द्वारा क्यों विरोध किया गया था? उनके नेताओं द्वारा इसीलिए विरोध किया गया था क्योंकि उन नेताओं को क्या था, इससे लाभ मिल रहा था। क्योंकि आपको पता है कि यूएसएसआर में जो नौकरशाही जो थे, जो नेता थे, उनको ही ज़्यादा अधिकार थे, उनके पास ही सारा सब कुछ था, सब कुछ सुविधाएं उनको सबसे ज़्यादा मिलती थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा लाभ जो ले रहे थे वो नेता ले रहे थे, नौकरशाही ले रहे थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारे हाथ से ये सत्ता चली जाए, ठीक है। उनको डर लगने लग गया कि अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो हमारा क्या है, और ज़्यादा हमसे हाथ से ये सत्ता चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो इसका विरोध करने स्टार्ट लगे और ये भी कहते थे कि हम तो भाई साम्यवादी को अपनाने वाले हैं और ये पूंजीवादी को क्यों अपना रहे हैं, हम तो पूंजीवाद के विरोध में हैं और ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए उसके विरोध में ये आ गए, ठीक है, मिखाइल गोबर्ची की नीतियों के बाद। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1991 में तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। गर्मपंथियों ने, कौन से गर्मपंथी? जो वो क्या थे, जो पूंजीवादी के खिलाफ थे, ठीक है, उन्होंने इसको क्या बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। जब तक क्या है, जनता को जो आज़ादी जो मिलनी चाहिए थी उसको उन्होंने क्या है, उन्होंने जो लाभ उसको मिलना चाहिए था उसको वो उन्होंने स्वाद चख लिया। और वो कम्युनिस्ट पार्टी को पुरानी रंगत वाली शासन में नहीं चाहते थे। अब वो नहीं चाहते थे कि जो पुरानी वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, ऐसा उसका जो शासन चल रहा था तानाशाही, अब वो उसको नहीं चाहते थे, ठीक है। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो नेता है येल्त्सिन, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई तख्ता पलट में, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मिखाइल गोबर्चे ज़्यादा समय तक इस पद पर रहें और वो चाहते थे कि हमारा जो साम्यवादी शासन है वो कायम रहे, ठीक है। और वे गर्मपंथियों के भी नेता थे, ठीक है। वे नायक की तरह उभरे और रूसी गणराज्य में जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव भी जीत लिया। फिर क्या हुआ कि रूस में एक चुनाव हुए, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या है कि चुनाव में जीत हासिल की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। अब सत्ता क्या थी कि मास्को से गणराज्यों की तरफ क्या फिर खिसकने लगी। ऐसी खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादातर यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। यानी संप्रभु यानी अपने आप सब कुछ रणनीति को तैयार करने वाले और अपना शासन चलाने वाले संप्रभु राज्य अपने को वो मानते थे और वो चाहते थे कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे और अपनी जो नीतियाँ हैं, अपनी जो सब कुछ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम अपने आप बनाएंगे, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या संप्रभु राज्य मानने लगे। और आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशिया गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। अब एक और बात इसमें आ सकती है कि जब ये इतने सुधार चल रहे थे तो कौन से क्षेत्र ने क्या अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, तो वो क्षेत्र था मध्य एशिया, ठीक है। इन्होंने क्या है अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, जैसे कि पूर्व यूरोप की जो जनता कर रही थी, पूर्व यूरोप के जो गणराज्य कर रहे थे। सन 1991 में दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ये वन लाइन में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन राज्यों ने की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले रूस आएगा, यूक्रेन आएगा, बेलारूस आएगा। और कब की? दिसंबर 1991 में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिनिधि हो गई और पर्वतीय सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपना आधार माना, ठीक है। फिर क्या, जो पूर्वी यूरोप जो जनता थी और जो उससे अलग हो रहे थे, अब वो कौन सी विचारधारा अपनाने लग गए, पूंजीवादी, और लोकतंत्र को उन्होंने अपना आधार माना। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कॉमन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन हुआ। यानी फिर क्या हुआ, एक राष्ट्रकुल बना। इसमें क्या थे, जो भी राज्य अलग हो रहे थे वो इसमें शामिल होते गए, ठीक है। बाकी गणराज्य खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यजनक करने की वाला था। ये गणराज्य अभी भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। कौन से बाहर थे? जो मध्य एशिया वाला जो देश थे, ये क्या थे, अभी इससे बाहर थे, ठीक है, राष्ट्रकुल से, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से, ठीक है। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया,
ठीक है, और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य माना गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और रूस को सुरक्षा परिषद का सोवियत संघ की सीट मिली, और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय कारगर और संधियां की थी उन सभी को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। भाई ऐसा क्यों हुआ, रूस को ही क्यों मिला? क्योंकि रूस ही सोवियत संघ में सबसे बड़ा राज्य था और इसके पास ही सबसे ज़्यादा पावर थी, संसाधन थे। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो भूमिका जो निभाई थी, जो उसमें जो शासन वगैरह जो चलाते थे वो सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी? रूस की चलती थी। तो इसीलिए माना गया कि सबसे बड़ा रूस है और सबसे ज़्यादा उसका प्रभुत्व, तो इसको जो सारी शक्तियाँ जो यूएसएसआर की थी, तो वो सारी शक्तियाँ, सारी संधियाँ, सारा जो उसका जो सामान था, जो हथियार वगैरह थे, वो सभी किसको दे दिए गए? रूस को दे दिए गए। और जो उसने संधियाँ यूएसएसआर ने जो की थी, वो भी संधियों का जिम्मा किसके ऊपर था? ठीक है, रूस के पास, रूस के ऊपर डाल दिया गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में परवर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को ही मिला। यानी उसमें 15 गणराज्य थे। 15 गणराज्यों को, रूस को जो 15 गणराज्य जो थे, किसी को भी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया। उसमें अगर 14 में को हटा दो और एक 15वां जो रूस जो था उसको ही केवल क्या है, एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए और सोवियत संघ अब नहीं रहा और वो दफन हो चुका था। अब क्या था, यूएसएसआर जो था वो क्या था, खत्म हो चुका था। अब उसकी जगह क्या थे, एक 14 नए देशों का उदय हुआ और एक 15वां देश जो था वो रूस उभर के आया। ठीक, अब भाई कहते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? ठीक है, ये तो हमने कि वो पढ़ा कि अभी कि सोवियत संघ का विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव की ऐसी उन्होंने कौन से वो किए सुधार किए, मैंने आपको बताया हो। एक तो उन्होंने क्या, पश्चिमी देशों के साथ अपना संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की और बनाई भी। ठीक है, उन्होंने पूंजीवादी को अपनाना चाहा और उन्होंने क्या था, जो पहले जो पूर्व यूरोप की जनता जब बगावत कर रही थी, वहाँ पर आंदोलन कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में, तो उन्होंने क्या था, जो अतीत में जो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, सख्त कार्रवाई होती थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो जनता को लगा कि अब क्या है, शासन ढील, उन्होंने शासन में क्या ढील दे दी गई है। तो ऐसे उनको जो समय मिला, उस समय पर जैसे कुछ समय के लिए उन्होंने ढील दी और कुछ समय के उसके बाद क्या, बोरिस येल्त्सिन और जो अन्य नेताओं ने जब विरोध किया, तो जब उसको कर्रा करना चाहा, जब नीतियों को और ज़्यादा वो करना, तो जब तक क्या जनता ने उसका स्वाद चख लिया था स्वतंत्रता का, तो उसका विरोध करने लग गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, लोगों की स्वतंत्रता पाने के लिए, अपनी आज़ादी पाने के लिए अब चाह ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए उसके विरोध में और ज़्यादा क्या है, विरोध स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? भाई आपको पता है, मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ जो आज जो पहले यूएसएसआर था, अब यूएस एकमात्र एक देश क्यों रह गया? भाई 14 देश, उसमें 14 राज्य क्यों उसमें टूट गए? तो उसकी एक महाशक्ति इतनी बड़ी थी, वो कैसे कुलप्स हो गई भाई, उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए एक सवाल पूछना जरूरी नहीं है। ये सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है। भाई बात सही है कि इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद ये इतनी जल्दी इसका पतन कैसे हो गया भाई? क्योंकि दुनिया में दो ही महाशक्ति थी, एक तो अमेरिका और एक दूसरी कौन, यूएसएसआर। तो इतनी जल्दी इसका विघटन क्यों हो गया? इसके पास सब कुछ था, इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम यूएसएसआर के ऊपर लें। भाई राजनीति ये कोई भी हो, मसला हो, तो ये हर देश के ऊपर लागू होता है। कोई बड़ी महाशक्ति और अचानक वो लुप्त हो जाए, भाई क्यों हुआ, कैसा क्या हुआ? ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। पहले ही भी क्या है, देश ऐसी व्यवस्था टूट चुकी थी। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं। अब भाई कोई ना कोई तो कमी हो गई होगी, तो उसके कारण क्या सोवियत संघ टूटा था। ठीक है, कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। हमको एक क्या है, एक हमें सीख जरूर मिल सकती है कि ऐसा क्या हुआ। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीति अर्थव्यवस्था अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सके। हम एक बात को तो मानते हैं कि जो यूएसएसआर जो था, वहाँ की जनता की
जो ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं क्या अंदरूनी से यानी भीतर से वो क्या थी, टूट चुकी थी। यानी उनकी एक तो राजनीतिक व्यवस्था भी क्या खराब हो गई थी, और अर्थव्यवस्था तो एक ऐसी बुरी तरीक़े से खराब हो चुकी थी कि वहाँ पर लोगों को एक खाद्यान्न की बहुत बुरी कमी हो गई, और खाने एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। और यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा, ठीक है। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। भाई जब आप ये बात बताइए, गति अर्थव्यवस्था कैसे गतिरोध रही, क्यों आप जो पूरा पैसा जो थे आप जो जो पूर्व यूरोप के जो देश थे आप उन पर लगा रहे थे, और हथियारों पर पैसा खर्च कर रहे थे, तो आप विकास पर कहाँ पैसा खर्च कर रहे थे ये। तो इसीलिए क्या इसकी अर्थव्यवस्था वो कई सालों तक गतिरोध रही, यानी स्थिर रही, ठीक है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। फिर क्या भाई, जब एक बात बताइए, जब कोई विकास ही नहीं होगा, कोई नहीं हुआ, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, गतिरोध हो और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होगी, ठीक है। सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य की शक की नज़र से देखने लगा। अब भाई जो समझदार लोग थे, जो और एक जो बड़ा समूह जो था पढ़ा लिखा, अब वो सोचने लगा कि ऐसे क्या हो रहा है कि हमारी यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था डगडगमाती जा रही है, और ये स्तर क्यों हो गई है, उस पर खुलेआम सवाल खड़ा करने शुरू हो गई। अब क्या जनता आक्रोश में आ गई, क्योंकि भाई किसी को खाना ना मिले और किसी को कुछ ना मिले, और अच्छी सुविधा ना मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ना मिले, और अच्छी शिक्षा ना मिले, तो लोगों ने क्या है, अब शक से नज़र से देखने लग गई। भाई ऐसा क्या हुआ, पहले हमको सब कुछ अच्छा मिल रहा था, तो ऐसी अब क्या कमी हो गई। तो वो क्या है, सरकार के ऊपर क्या है, सवाल खड़े करने लग गए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई भाई। अब ये व्यवस्था, पहली जो व्यवस्था चल रही थी यूएसएसआर की, कि सभी को पूर्ण रोजगार था, सभी के लिए सब अच्छी शिक्षा थी, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी मिल रही थी, कल्याणकारी नीति चल रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये कमजोरी ऐसी कितनी हो गई, क्यों हो गई, वो अर्थव्यवस्था गतिरोध क्यों हो गई। भाई पहले अच्छी यहाँ पर उपभोक्ता व संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर उद्योग बहुत अच्छे चल रहे थे, तो अर्थव्यवस्था कैसे गतिरोध हो गई। इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है कि इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणुओं और सैन्य साझा सामान पर लगा दिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ ने जो उसकी कमाई हो रही है, खेती से हो, उद्योगों से हो, अन्य चीज़ों से हो, वो सारा पैसा किस पर खर्च कर रहा था। एक तो पूर्वी देशों पर, उनको अपने में शामिल करने के लिए, और दूसरा वो क्या कर रहा था कि परमाणु हथियारों को बनाए जा रहा था और मिसाइलों पर खर्च करते जा रहा था। तो वो अपने विकास पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, गतिरोध हो गई, ठीक है। अब वो, क्योंकि वो तो जो उस जगह पैसा लगाना चाहिए तो वो उस जगह नहीं लगा रहा था, और वो क्या कर रहा था, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आप हैं, ठीक है, आप पर पैसा है खूब, ठीक है, आप पर पैसा खूब है, तो आप अपने घर में सामान लाते जा रहे हो, और कमाने का कोई जो स्रोत है उस पर आप पैसा नहीं लगा रहे हो। आपका एक तरीका का मान लो उद्योग चल रहा है, ठीक है, आपका कपड़े का एक कारखाना चल रहा है, और आपने उससे पैसे आपको पास आ रहे हैं अच्छे खासे, मगर आपसे पैसे तो आ रहे हैं, मगर आपने जो उद्योग में है कोई कमी हो गई है, कोई मशीन ख़राब हो गई है या कोई कुछ हो गया है, तो आप उसमें रिपेयरिंग नहीं करवा रहे हो, या उसमें कोई सुधार करना हो उसको नहीं करवा रहे हो। आप बस उससे जो पैसा आ रहा है आप उससे साजो सामान खरीदते जा रहे हो। तो आने वाले समय में क्या होगा कि आपका जो उद्योग है वो क्या है, बंद हो जाएगा, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपका जो अर्निंग जो आ रही है वो क्या, बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही क्या यूएसएसआर में हुआ, वो अपना पैसा परमाणु हथियारों पर लगाता जा रहा और पूर्वी यूरोप के देशों पर लगाता जा रहा, मगर उसने ये नहीं सोचा जो मुझसे जो पैसा जो आ रहा है, जो इनकम जो आ रही है, उन उद्योगों को मैं उनमें भी पैसा लगाऊं, उसके विकास में भी पैसा लगाऊं, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि उद्योग धंधे क्या थे, ठप होने लगे, उपभोग वस्तुओं की क्या कमी होने लग गई, ठीक है। उसने अपने संसाधन पूर्व यूरोप और पिछले देशों के विकास पर खर्च कर दिए ताकि सोवियत के नियंत्रण में रहें। ये मैंने आपको बता दिया कि पूरा जो पैसा उनको अपनी तरफ खींचने के लिए उन पर पैसा खर्च कर रहे थे, और वो पैसे वापस भी नहीं लेते थे, ठीक है। यूएसएसआर जो था उनकी जो मदद करता था, पैसा देता था, उसको पैसे को वापस भी नहीं लेता था। मगर उसी तरफ क्या पश्चिमी देश जो पूंजीवादी जो यूएसए जो था, वो क्या था, वो हथियार भी बना रहा था, वो सब कुछ कर रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था को भी देख रहा था, मैं सब कुछ लिमिट में कर रहा था,
और जो यूएसएसआर जो था वो अनलिमिटेड चल रहा था। उसको क्या है, बस रिचार्ज एक बार हो गया तो वो हो गया, ठीक है। उसको ये नहीं है कि मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या, सोवियत व्यवस्था इसका समान नहीं, ठीक है, कर सकी। इसका सामना सोवियत जो व्यवस्था जो थी इसका वो सामना नहीं कर सकी। और इसी के साथ एक और बात हुई, और एक और बात कौन सी हुई, पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों को जानकारी पड़ी। जैसे ही भाई जानकारी पड़ी, जो वहाँ की यूएसएसआर की जो जनता को जानकारी पड़ी कि भाई हम तो बहुत पीछे हैं और जो पश्चिमी देश हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, भाई हमको तो इसके बारे में सोचना चाहिए, हम इतना पीछे क्यों रह रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूदा अंतर को भांप सकते थे। सालों में इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी पूंजीवादी से बेहतर है। वहाँ की सरकार जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो नेता जो थे वो वहाँ पर बता रहे थे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो राज्य व्यवस्था जो है, हमारा शासन व्यवस्था जो है वो पश्चिमी देशों से कहीं बेहतर है। मगर ऐसा नहीं था, वो उल्टा हुआ। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ बहुत ज़्यादा बिछड़ चुका था। वो अब इतना बिछड़ चुका था कि वो पश्चिमी देशों की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता था। और वो अपने बिछड़ापन की पहचान लोगों को राजनीतिक और मनोविज्ञान के रूप से धक्का लगा। अब भाई जब उनको पता लगा कि हम इतने पीछे चले गए हैं तो उनको भाई बहुत बड़ा धक्का लगा। वो सोचने लगे हम हमारे साथ इस सरकार ने क्या है, एक तरीके का छल किया है, ठीक है। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ और प्रशासनिक राजनीतिक रूप से क्या है, गतिरोध हो चुका था। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही थी। राजनीतिक जो व्यवस्था जो थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वो भी क्या है, अच्छी तरीक़ा से नहीं चल रहा है, गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक क्या था, शासन किया था। यानी 1917 से लेकर 1991 तक, ठीक है, 70 साल तक लगभग एक पार्टी सत्ता में रही थी और दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिला था, ठीक है। यही पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। अब क्या था भाई, जब कोई पार्टी को, कोई विपक्ष में कोई है नहीं है तो उसको क्या डर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, एक हमारे यहाँ बीजेपी मान लो और कांग्रेस वगैरह मान लो और जब विपक्षी दल मान लो, हमारे यहाँ क्या होता है, विपक्ष है। जितना विपक्ष मजबूत होगा, जितनी क्या है लोकतंत्र व्यवस्था अच्छी चलेगी। मगर जहाँ पर क्या था यूएसएसआर में, तो कोई विपक्ष का कोई जगह ही नहीं थी। तो जो पार्टी के जो मन में आई वही वो कानून ले आती, वही व्यवस्था लागू कर देती। और वो और तो और जनता के प्रति जवाबदेही भी नहीं थी कि हम इस कानून को ला रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इसीलिए वो क्या, जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही भी नहीं थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता और शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। यानी फिर क्या हुआ, जैसे जैसे प्रशासनिक जो पार्टी जो थी, वहाँ के जो कर्मचारी जो थे, जो नौकरशाही जो थे, वो क्या थे, भ्रष्टाचारी पर आ गए, को शासन करने लगे। ये समझ लो इतना अत्याचार करने लगे कि कोई भी कार्य कराने के लिए इतना भ्रष्टाचार, इतनी रिश्वतखोरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। और जो क्या था, इस गलतियों को सुधारने में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी क्या है, नाकाम रही और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना हो गया, ठीक है। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। अब क्या, जनता में क्या भगदड़ सी मच गई। वो समझ चुके थे कि अब ये पार्टी जो है, अब ये कुछ नहीं कर सकती है, अब ये क्या है, एक तरीका का धराशायी हो गई है, ठीक है। इससे भी बुरी बात ये थी, पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। ये आपको पता है क्यों 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 मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध किया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता जो थे, वो लोकतंत्र और पूंजीवादी के विरोधी क्यों थे, वो इसीलिए थे क्योंकि उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि हम पे से अधिकार चले जाएं, हम पर जो हमें आज जो ऐशो आराम मिल रहे हैं वो हम पर से चले जाएं, वो नहीं चाहते थे, ठीक है। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। सरकार का जनाधार खिसकता चला गया, क्योंकि सरकार का अब क्या है, जनता के प्रति विश्वास खोता चला गया, ठीक है। अब जनता क्या है, अब इस पार्टी को अपना शासन, अपना सरकार नहीं मानने लगी। अब वो इस पर से क्या विश्वास उसको खो चुका था,
ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था, मगर क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव ने वादा किया था कि मैं इन सारी समस्याओं को, भ्रष्टाचार को, जो भी ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भी ये समस्याएं हैं, जो भी ये शासन जो कम्युनिस्ट पार्टी जो कर रही है, जो आपके प्रति जवाबदेही नहीं है, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा जल्दी से जल्दी। मगर उसका वायदा तो जो था, मगर गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारना और पश्चिमी की बराबरी पर लाने और प्रशासन ढांचे की ढील देने का वायदा किया था। उन्होंने वायदा ये भी किया था कि मैं लोकतंत्र को लाऊंगा, पश्चिमी देशों की शासन व्यवस्था को अपनाऊंगा, उनसे मित्रता करूंगा, उन जैसी व्यवस्था को अपनाऊंगा। ठीक है, वायदा तो किया, पर गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे। जो रोग जो यूएसएसआर में जो पनप रहा था, वो उसकी दवाई तो ठीक दे रहे थे, मगर सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। भाई देखो, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे बढ़िया काम कर रहे थे, छूट भी दे रहे थे। आपको पता है कि जब पूर्वी यूरोप की जनता ने जब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशासन का विरोध किया, यूएसएसआर की प्रशासन का विरोध किया, तो उन्होंने जो अतीत में जो कदम उठाए जाते थे वो नहीं उठाए, और जो आंदोलन हो रहे थे उसके प्रति जो नारे लग रहे थे विरोध के, तो उन्होंने देखते रहा। तो ठीक है, सुधार तो वो करने लग गए, मगर जब भी क्या सोवियत संघ भैया टूटा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई, उस बात को भी हम आगे पढ़ते हैं। इस बिंदु का आकार उत्तर ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाएं। अब हमें इसकी जानकारी क्या है, आगे हमें पता पड़ सकती है। सबसे सटीक उत्तर यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं को ज्वार उमड़ा। ठीक है, और जिसका अनुमान शायद कोई नहीं लगा सका। अब क्या हुआ भाई देखो, जब क्या था, जब मिखाइल गोर्बाचेव थे पहले, आपको पता कम्युनिस्ट पार्टी का कैसा शासन चल रहा था, तानाशाही, एक तरीका का तानाशाही शासन चल रहा था। ठीक है, मगर जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ पर सुधार करना चाहा, और सुधार भी स्टार्ट भी कर दिए, शुरू भी कर दिए, फिर भी वहाँ की जनता जो थी वो ये सोचने लग गई कि ये सुधार बहुत धीमे कर रहे हैं, इन्होंने जो अपने जो कदम हैं वो धीमे क्यों चला रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो सोच जो थी, उनका जो लोभ जो था वो ज़्यादा बढ़ने लग गया। पहले तो यूएसएसआर की जो जनता को क्या था, 1 रुपये भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, उनको एक सुधार यानी एक बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा था, और आज वो खूब अच्छी तरीक़ा से बोल रहे हैं, बोलने का उनको मौका मिल रहा है। वो अब इससे खुश नहीं है। यानी किसी ने कहा है ना, किसी बंदे को अगर यानी एक थाली से अगर आधा खाना मिल रहा है, अगर वो उससे उसका पेट भर रहा है, मगर वो चाहता है कि मुझे पूरी थाली का खाना मिले, और ऐसा हो कि भैया ना तो आधा मिले ना पूरा मिले। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। उनका लालच जो था, यूएसएसआर की जो जनता का लालच जो था, वो क्या था कि अब हमको पूरी छूट मिले। वो ये नहीं चाहते थे, वो ये भी कर सकते थे कि भाई जो जो उसकी समस्या का समाधान हो रहा है वो धीरे धीरे होगा, मगर वो चाहते थे कि बहुत तेज हो, तेज गति से हो। तो इसीलिए क्या हुआ कि उनको जो फ़ायदा मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, और सोवियत संघ क्या है, टूट गया। ठीक है, अब इस पर काबू पाना का अर्थ है असंभव हो गया। अब जनता का जो 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 उसकी आज़ादी के लिए, उदारता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, अब उनको काबू पाना मुश्किल हो गया। ठीक है, ये लोग उनकी कार्यपद्धति को धीरज खो बैठे और निराश हो गए। अब क्या था, जो ये भी क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ, जो कार्य पद्धति चल रही थी, उससे भी क्या है, ये धीरज खो बैठे, और इन लोगों को जैसा सोचा था वैसा वायदा नहीं हुआ। ये संभव है कि वो धीमी गति से वायदा हो रहा हो। कोई सोच रहे वादा तो हो रहा है, मगर वो क्या है, धीमे धीमे मिखाइल गोर्बाचेव चल रहे हैं। जनता के एक हिस्से का, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत से फायदा में थे, वे के विचार ठीक इसके विपरीत थे। अब भाई जो अधिकारी, जो नौकरशाही जो थे, उनको सोवियत संघ से, यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उससे जो फ़ायदा मिल रहा था, वो इसके विरोधी जो थे, वो उसके विपरीत विचार थे। वो कह रहे थे आप कर क्या रहे हो, इससे क्या है, हमारी शासन व्यवस्था खराब हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा शासन टूट जाएगा, हमारी सत्ता बिखर जाएगी। तो उनके विचार अलग थे।
मिखाइल गोबर्ची। इनका कहना है कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं और गोबर्ची बहुत जल्दबाजी दिखा रही हैं। वो कह रहे थे आप जो डील दे रहे हो उसमें आप जल्दबाजी दिखा रहे हो। तब भी जनता उससे उनसे मिखाइल गोबर्ची से खुश नहीं थी, मगर जब भी जनता समझ नहीं पाई कि हमारे लिए मिखाइल गोबर्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनको क्या है वो ज़्यादा जल्दी करना चाहती हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी चाहती हैं, ठीक है। इस खींचातानी में गोबर्चे का समर्थन हर तरफ से जाता जा रहा और जनमत आपस में बट गया। अब क्या था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो अलग हो गए, जो जनता जो थी वो उनका साथ दे रही थी वो भी अलग हो गई। जनता कह रही थी कि ये विकास और जो उनकी समस्या का समाधान वो धीरे कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता जो थे वो कह रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं। अब उनका जो समर्थन जो था वो दोनों तरफ से क्या है चला जा रहा था। जो लोग उनके साथ थे वो भी मोहभंग हो गए, और ऐसे में लोगों ने सोचा कि गोरबच्चे खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। अब वो उनको ही आरोप लगाने लग गए उन पर ही। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन ना होता, मगर जब अगर इन सारों के बावजूद संभवतः अगर सोवियत संघ का विघटन ना होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश परिपक्षों को चौंका दिया। और इतनी भी बात हो गई थी तब भी सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, और एक और घटना हो गई, वो थी कि सोवियत संघ की व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। अब क्या था, अब भीतर यानी अपने घर का, जैसे अब बाहर वाले अगर हमारा विरोध कर रहे हों और हमारे घर वाले अगर हमारे साथ हों तो हम हर समस्या से लड़ सकते हैं, मगर यहाँ पर क्या उल्टा हुआ। तो सोवियत संघ के जो प्रशासन, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो वहाँ पे जो नौकरशाही जो थे, वो भी अब इसका क्या है देखकर दंग रह गए। अरे ये ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, ठीक है। यह घटना भी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य को पूछ लिया जाता है, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यानी LAL, आप इससे याद कर सकती हो, ठीक है। लातविया, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, ठीक है, LAL याद कर लो जो बाल्टिक गणराज्य हैं, ठीक है। यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे, ठीक है, यूक्रेन जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य और इस उभार में शामिल थे, ठीक है। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों का उभार में शामिल हुआ और राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। ये यहाँ से लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को लिख दोगे उत्तर में तो आपका आंसर अति सुंदर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी लोगों में, संप्रभुता की भावना उत्पन्न होने लगी लोगों में, और वो चाह रहे थे अब हमको क्या है, जो हमारी नीतियाँ जो हैं, हमारा जो प्रशासन जो है वो हमारी मर्जी से चले, हम जो चाहें ऐसा प्रशासन चले, जो सरकार बने वो हमारे प्रति जवाबदेही हो, और ऐसी शासन व्यवस्था चले कि उससे हमें सभी को लाभ हो, बल्कि एक तबके यानी एक वर्ग को ना हो, ठीक है। फिर क्या हो, राष्ट्रीयता और संप्रभुता की क्या था भावों का क्या उभार होने लगा, और सोवियत संघ के विघटन का ये अंतिम और सर्वाधिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले का भी इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती हैं। एक विचार तो यह कि राष्ट्रीयता की भावना तड़प सोवियत के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। पहले भी भाई राष्ट्रीयता की भावना थी, चाहे सुधार होता या ना होता, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। भाई अगर जो सुधार होते ना होते, क्योंकि वहाँ पर अकाल भी इतनी लग गया, उपभोक्ता की वस्तु होने लगी, अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, तो वहाँ पर निश्चित है कि अब नहीं तो बाद में क्या है वहाँ पर संघर्ष जरूर होते। खैर ये तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार और विविधता, इससे बढ़ती हुई आंतरिक और समस्याओं को देखते हुए ये सोचना असंगत भी नहीं है। भाई ये सोचना असंगत भी नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता है कितनी समस्याएं हो गई थी सोवियत संघ में, ठीक है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोरबच्चे के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा, ठीक है। भाई कहते हैं कि ज़्यादा छूट दे दी, ठीक है, जिससे क्या है जनता अपना आपा खो बैठी।
विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते हैं कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का आभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस के धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से बिछड़े हुए थे। ठीक है, जो मध्य एशियाई जो देश थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष और यूरोप अपेक्षाकृत गणराज्यों ने रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्रों में सबसे प्रबल नजर आया। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा क्षेत्र नजर आए? एक तो यूरोप वाले, ठीक है, और यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक जो LAL, ठीक है, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, वो लातविया। ठीक है, यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। ठीक है, इनके गणराज्यों में लोगों का ये भाव घर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों में सोवियत संघ में शामिल रखने की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, अब इसमें अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे कि विघटन की परिणतियाँ क्या हुई। ठीक है, विघटन का परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं देखो ये वीडियो जब स्टार्ट हुई थी मुझे थोड़ा बोलने में उसमें अच्छी तरीक़ा से मैं बोल नहीं पाया हूँ, मगर आप वीडियो को अच्छी तरीक़ा से सुनेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये बातें जो मैंने बताई हैं स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएंगी। अगर जब भी नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, और इसके नोट्स पाने के लिए आप कमेंट करें, आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।